तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे अपव्यय होता क्या है। तो अपव्यय यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। जब संख्याओं वास्तविक अथवा काल्पनिक को एक आयताकार सारणी में लिखते हैं तो इस प्रकार प्राप्त सारणी को अपव्यय यानी मैट्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, या मैट्रिक्स या मैट्राइसिस भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक, तो आयताकार सारणी का मतलब क्या होगा, देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी है वास्तविक अथवा काल्पनिक। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4 जो नेचुरल होती हैं। इंटीजर भी हो सकते हैं -1 -3 0 +के 1 +के 2, ये इंटीजर होते हैं हमारे। इसी प्रकार रैशनल इरेशनल √3 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो ये जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे वास्तविक में आते हैं, यानी रियल नंबर। और काल्पनिक यानी कि आयोटा आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, आयोटा +2 यानी 3 + 2 आयोटा। इस प्रकार के नंबर जो होते हैं उनको हम काल्पनिक कहते हैं। यानी कह रहा है जिस ये संख्याएं हैं इनको एक आयताकार सारणी में जब हम लिख देते हैं तो उसको अपव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या दी है, यहाँ पर लिखा है 5 6 8 √3 1/2 2 + 3 आयोटा। अब ये संख्याएं उल्टी सीधी लिखी हुई हैं, यानी एक तरीके से नहीं लिखी हुई हैं। हम इनको एक क्रम में लगा दें, इस प्रकार से अगर लिख दें 5 8 √3, यहाँ पे लिख दें 1/2, यहाँ पे लिख दें 6 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो अब देखो ये एक प्रकार से हमने अरेंज कर दिया एक आयताकार सारणी के अंदर, इसी को हम बोलते हैं अपव्यय। अब यहाँ पर ये बिखरी हुई थी, अब इसको हमने एक सीक्वेंस में लगा दिया है और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए यानी कोई भी आप बड़ा अक्षर ले सकते हैं अंग्रेजी का, A B या X M जो कुछ भी हो। यहाँ पे लिखा भी अपव्यय को अंग्रेजी के प्रायः बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है A B C जो कुछ आप लेना चाहें, आपकी इच्छा हो। तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है उन्हें हम अपव्यय कहते हैं। और जो अंदर नंबर लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं 5 8, उनको हम बोलते हैं अवयव, अपव्यय के अवयव। ठीक, और अवयव को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से दिखा सकते हैं A B C या X Y Z। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है इसमें अगर आपको संख्याएं ज्ञात करनी हो तो वो कितनी संख्या होती हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर यहाँ पे आप इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक स्तंभ दिखेगा, एक जो आप 5 और 2 इस तरीके से देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्तंभ। यहाँ से आप देखेंगे 8,6 दिख रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे √ और 2 + 3 आयोटा। तो स्तंभ को हम क्या कहते हैं, स्तंभ को कहते हैं कॉलम, यानी कॉलम COLUMN। तो ये आपका हो गया C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। C1 का मतलब पहला कॉलम, C2 का मतलब दूसरा कॉलम, C3 का मतलब तीसरा कॉलम। इसी प्रकार अगर आप लेटे हुए इस तरीके से देखेंगे क्षैतिज रेखा में इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं पंक्ति या पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं रो, ROW। तो इसे हम शॉर्ट में इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2। अब देखो हम एक आपको अपव्यय दे रहे हैं, आपको बतानी है कि इसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। तो सपोज़ कि आपके पास M बराबर कोई अपव्यय दिया है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें 3 रो हैं हमारी, 1 2 3, और 3 स्तंभ हैं 1 2 3। तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा R1, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा R2, ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा R3। इसी प्रकार आप ऐसे देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा C1, यानी ये दूसरा कॉलम हो जाएगा C2, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा C3। यानी कहने का मतलब है इसमें 3 हमारी क्या है रो हैं और 3 कॉलम हैं। अगर आपको इस अपव्यय में कितने अवयव हैं उसकी संख्या फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, तो आप जो
जितनी पंक्तियाँ और जितने स्तंभ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी अवयवों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो रो और पंक्ति के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब देखो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या आता है, आव्यूह की कोटि। कोटि का मतलब होता है आव्यूह की कोटि। देखो आव्यूह की कोटि, तो इसी को आव्यूह की कोटि बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया, किसी आव्यूह में जितनी रो हों और जितने कॉलम हों उसी को आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिख देंगे। किसी आव्यूह में रो यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को उस आव्यूह की कोटि कहते हैं। ठीक, देखो कोटि का एक दर्शाने का ये भी तरीका है। अगर ये आपको कोई आव्यूह दिया है, ए बराबर AIJ और इसकी कोटि है M गुणे N। यहाँ पे I का मतलब है पंक्ति से और J से मतलब है किससे, J का मतलब है स्तंभ से। यानी AIJ आपको एक आव्यूह दे रखा है M गुणे N कोटि का। ठीक, और देखो अगर आपको यहाँ पे कोई आव्यूह दिया, जैसे कि ए बराबर ही ले लेते हैं 2 3 3 4। अब इसकी कोटि और इसकी कोटि क्या होगी, 2 गुणे 2। यानी ये जो हमारी ये है 2, ये M होगा और ये N होगा। यानी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यानी 1 2 1 2। ठीक, तो देखो अब हम देखते हैं आव्यूह को। कोई आव्यूह आपको कैसे बनाना है, निर्माण कैसे करना है। आपको एक आव्यूह बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पर कोई एक आव्यूह दिया है, उसके अवयव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है A11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 यानी ये कौन सी रो है, ये हमारी पहली रो है R1। और ये स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है यानी C1। तो इसको A11 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहली रो है और पहले स्तंभ पे आ रहा है ये अवयव, इसीलिए इसको लिखा है A11। अब ये देखो A12 यानी ये रो पहली रो में तो आ रहा है लेकिन स्तंभ दूसरे में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है C2। तो इसलिए लिखा है, इसलिए इसको A12 लिखा है। यानी 1 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। इसी प्रकार A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, कॉलम तीसरा चल रहा है तो पर रो हमारी फर्स्ट ही है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ है। और ये आपकी क्या है, R2 है, ये आपकी R3 है। अब देखो यहाँ पर एक आपको आव्यूह दिया है x बराबर, x आप स्मॉल नहीं लेंगे, बड़ा पे लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो एक आव्यूह आपको दिया है 1 2 3 5 6 7। अब इसमें आपको दिया होगा अवयव, इसमें पूछा है अगर आपसे अवयव A21 A23 A11 A22 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ है, A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो हमारी ये हुई और पहला कॉलम ये वाला हुआ, यानी ये वाला हमें अवयव पूछा गया है। तो A21 बराबर कितना हो जाएगा, A21 बराबर 5। ठीक,
इसी प्रकार A23 यानी दूसरी रो ये वाली और तीसरा कॉलम ये वाली। तो दूसरी रो में चलो आप और तीसरे कॉलम में चलो, यानी यहाँ पे आओगे तो A23 बराबर कितना आएगा 7। इसी प्रकार A11 पूछा गया है। A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो में चलो आप पहले कॉलम, यानी ये वाला आएगा 1। A22 दूसरी रो हमारी ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो A22 बराबर क्या होगा 6। तो इस तरीके से आपको ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। एक्सरसाइज में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब यदि आपको अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 आव्यूह की रचना कीजिए, 2 आव्यूह की रचना कीजिए या निर्माण कीजिए, तब आप कैसे बनाएंगे। तो देखो 2 का आव्यूह आपको कैसा होगा, मान लिया कि आव्यूह बराबर हमारे पास कोई आव्यूह m, उसकी 2 कोटि यानी उसमें कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे। तो एक अवयव यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। और अभी हमने इनको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया था, यहाँ पे इस तरीके से दर्शा सकते हैं A11 A12 A21 A22। इसी प्रकार से अगर आप 3 की पूछी जाए तो आप 3 बनाएंगे, 3 रो बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे A21 A22 A23। यहाँ पे लिखेंगे A31 A32 A33। इसी प्रकार अगर आपसे पूछते ये आपकी कितने की होगी, 2 × 2, ये हो गई 3 × 3। इसी प्रकार आपसे कहे 3 × 2 कोटि के आव्यूह की रचना कीजिए। 3 × 2 कोटि का कहने का क्या तात्पर्य है, यानी उसमें 3 क्या होंगी, पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। यानी जो हमारा नंबर पहले लिखा होता है वो हमारी क्या होती है, पंक्ति होती है, और जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभ होता है। तो 3 × 2 कोई आव्यूह कैसा होगा, यानी उसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और कोटि हमारी स्तंभ 2 होंगे। तो आव्यूह कुछ इस प्रकार का बनेगा। 3 पंक्तियाँ बना देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, 3 × 2, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, C1 और C2 और यहाँ पे R1 R2 R3। ठीक, तो इतना कुछ बेसिक समझने के बाद अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। अगर आपको ये बेसिक समझ में आएगा तो प्रश्नावली आपको बहुत ही सिंपल लगने वाली है। ठीक, तो देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आव्यूह A बराबर, ये हमें आव्यूह दिया है, कह के लिए ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है आव्यूह की कोटि अभी हमने बताया कितनी पंक्तियां हैं इसमें और कितने स्तंभ हैं, वो आपको बतानी है। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, यानी आप देखेंगे एक पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, ये तीसरी पंक्ति, यानी इसमें 3 तो हमारी क्या है, पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो 3 × 4 इसकी कोटि हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखी जाती है आव्यूह में। ठीक, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया था इस कोटि को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अवयवों की संख्या निकल आएगी, 3 चौके 12। ऐसे भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये आपकी 3 × 4 कोटि हो गई।
अब अवयव पूछे गए A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम। पहली रो में तो हम चले गए, ठीक, पहली रो में जाओ, अब तीसरे कॉलम में आपको रुक जाना है। ये तीसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 19 वाला। तो ये कितना हो जाएगा, A13 19, A21 यानी दूसरी रो में जाना है आपको और पहली कॉलम में ही रहना है, यानी 35, ठीक। A33 तीसरी रो में जाओ, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो ये रही, और तीसरे स्तंभ में जाना है, तो ये तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी ये वाला आएगा -5। इसी प्रकार A24 यानी दूसरी रो ये रही और चौथा स्तंभ ये रहा, यानी चौथा कॉलम ये रहा, यानी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। A23 तो दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, 5/2, 5/2, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होगी। देखो 24 अवयव हैं, यानी एक अवयव में दिया है, मान लेते हैं अवयव में दिया है n बराबर, उसमें 24 अवयव हैं, तो कह रहा है उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। कोटि का मतलब है हम कितने प्रकार से उसको लिख सकते हैं। तो देखो एक तो ऐसा हो सकता है आप 24 को एक ही रो में लिख दें, यानी 24 अवयव है, मान लो A11 A12 A13 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, A1 यानी यहाँ पे हो जाएगा A24, क्योंकि हम A डायरेक्ट चलते चलाएं, तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या हो गई 1 × 24, यानी एक तरीका तो ये हम सारी एक ही पंक्ति में लिख दें। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हम 24 को 2 भागों में बांट लें, यानी अगर कोई एक दूसरा अवयव ले लें तो हम 12, टोटल अवयव कितने हैं 24 हैं, तो 6 अवयव हम इधर लिख सकते हैं, 12 अवयव इधर लिख सकते हैं और 12 इधर लिख सकते हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यानी 2 × 24, ठीक, 2 × 12 होगा, यहाँ पे 2 × 12, ठीक। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, तीसरे तरीके में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ बनेंगी, 1 2 3, और तीनों पंक्तियों में कितने अवयव होंगे, 3 8 ठीक, 3 8 24, यानी हम 3 रो बनाएंगे और तीनों में 8 अवयव होंगे। फिर आप नेक्स्ट में लिख सकते हैं 4 × 6, यानी 4 रो लिखेंगे 4 रो में, और प्रत्येक रो में कितने अवयव होंगे 6, 4 × 6 24 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन जो हमने 4 कंडीशन लिखी है इनका उल्टा हो सकता है। अभी हमने एक ही रो में लिख दिए थे 24 अवयव, अब हम एक ही स्तंभ में लिख सकते हैं 24 अवयव, तब हमारी कोटि क्या हो जाएगी 24 × 1 की, ठीक। दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पे किया था 2 × 12, यानी हम 2 रो लिख सकते थे 12 अवयव, यहाँ पे ऐसी लाइन होनी चाहिए, देखा आप सही कर लेना, इस तरीके की लाइन होंगी 2, ये वाली नहीं होंगी खड़ी वाली,
क्योंकि हम इधर रो में चल रहे हैं, 2 रो बनेंगी, प्रत्येक रो में 12 अवयव होंगे। अब इसका उल्टा क्या होगा, 12 अवयव आप 2 स्तंभ में लिख सकते हैं, यानी 12 इसमें लिखेंगे, 12 इसमें लिखेंगे। ठीक। अब इसका उल्टा 8 अवयव आप ऐसे लिखेंगे खड़े खड़े 3 स्तंभ में, और इसी प्रकार 4 अवयव आप 4 स्तंभ बनाएंगे, और प्रत्येक स्तंभ में कितने होंगे, 6 अवयव होंगे, यानी 6 चौक 24। तो आपसे पूछा गया था कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव में तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो आप टोटल लिख दो संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ पहले क्या होगी, 1 गुणे 24, कॉमा दूसरी क्या थी 2 गुणे 12, कॉमा तीसरी क्या 3 गुणे 8, कॉमा 4 गुणे 6। फिर इसका उल्टा करते चलो, 24 गुणे 1, कॉमा 12 गुणे 2, कॉमा 8 गुणे 3, कॉमा 6 गुणे 4, यानी टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः संभव कोटियाँ आप लिख देंगे, अतः संभव कोटियाँ बराबर 8। ठीक। अब इसमें पूछा गया यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अगर कह रहा है इस अवयव में 24 ना होकर अगर 13 ही हों तब कोटियाँ क्या होंगी। तो देखो, अगर 13 अवयव होंगे तो हम उसको 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, या 13 अवयवों को एक ही स्तंभ एक ही रो में लिख दो, यानी तब हमारी क्या बनेगी 1 गुणे 13 की बनेगी कोटि। और या दूसरा तरीका ये होगा, एक ही स्तंभ में 13 अवयवों को लिख दो, यानी 13 गुणे 1। तो इसमें हो जाएंगे अतः संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ बराबर 2। कौन कौन सी, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1। ठीक। तो बाकी को क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जिसमें हम 3rd सॉल्व करेंगे।